हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित एंड यू आर वाचिंग आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीसेट से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो कि सीसेट का पेपर जो है 2020 के प्रीलिम्स के बाद से टफ होता जा रहा है, डाइसी होता जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें, किस तरह से हम सीसेट की प्रिपरेशन करें जिससे कि जो भी हमारे फ्रेंड्स यूपीएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीसेट को क्रैक करना डिफिकल्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, अब आपको सीसेट के रिगार्डिंग ठीक है ना अच्छे से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सीसेट को इग्नोर करोगे तो ये आपको हैवी कोस्ट है ना इनकर कर सकता है। सो सीसेट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा, जो भी फ्रेंड्स हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सीसेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें 33% पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है ना, मतलब कि 67 मार्क्स आपके आ गए तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है। और इसके लिए आपको नेट करेक्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 27 अगर आपके नेट करेक्ट क्वेश्चंस हो गए तो आपका ये पेपर जो है इजीली क्रैक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो ट्रेंड देखा गया है कि 2019 के बाद से बेसिकली 2020 में पेपर का लेवल जो है डिफिकल्ट था और 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था उसमें पेपर का लेवल और भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया था। तो मैं अपने 5 ईयर्स के प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ठीक है ना, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सीसेट का पेपर जो है वो ईजिली आपका क्रैक हो सकता है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करें कि आप अपने फंडामेंटल्स को एक एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को आप रेफर कर सकते हैं। जो भी आपकी सीसेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक मार्केट में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ऑल बुक्स आर सिमिलर। तो किसी एक बुक को आप रेफर करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, या फिर यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जिसमें कि सीसेट का ठीक है ना टॉपिक वाइज उन्होंने लेक्चर बना रखा है। तो उनको आप टॉपिक वाइज ठीक है ना उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करके और उस पर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका एक क्रिस्प नोट्स आप जरूर प्रिपेयर करें एक A4 शीट में, जिसमें कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हों। इसका हेल्प क्या है फ्रेंड्स कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके काम आएगा। जब प्रीलिम्स के दोनों पेपर के बीच जो गैप मिलता है हमें, उसमें आप इसको आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने क्रिस्प नोट्स बनाया हुआ है तो। तीसरा फ्रेंड्स, देखिए सीसेट जो है वो बिल्कुल मैथमेटिकल टॉपिक होती है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स की तरह नहीं होती हमारी। जो GS1 जो पेपर 1 होता है उसकी तरह नहीं होता। तो इसमें हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें खूब सारे प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप करनी होगी। बिना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हम मेन एग्जाम में लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये किया था कि डेली में 1 से 2 घंटा इस पेपर को ठीक है ना इस पेपर के लिए प्रिपेयर करता था। 1 से 2 घंटा मैं डेली अपने टाइम में ठीक है ना इसको एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेट करता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो आप डेली 1 से 2 घंटे दे सकते हैं या फिर वीक में 3 दिन आप दे सकते हैं, जिसमें कि 3 से 4 घंटे आप डिवोट करें और एक कंप्लीट टॉपिक को खत्म करें, उस पर क्वेश्चंस जो भी हैं वो प्रैक्टिस करें। और मैं जो ये अपना स्टडी सेशन रखता था सीसेट का फ्रेंड, वो आफ्टर लंच रखता था। बेसिकली जो एग्जाम के टाइम से जो ठीक है ना जो एग्जाम के टाइम से बिल्कुल मैच कर रहा हो वही टाइम रखता था मैं। जनरली 2:30 के बाद का जो टाइम था 2:30 से 4:30 ये टाइम मैं रखता था सीसेट की प्रैक्टिस के लिए। दूसरा, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उसमें आपको कैसे आपको करना है, चूंकि आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करने हैं तो आपको मेंटली शार्प कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा कि फास्ट कैलकुलेशंस आप मेंटली करें। तो बिना मैक्सिमम आपका स्पीड कब डेवलप होगा, जब आप बिना पेन उठाए जो नॉर्मल जो कैलकुलेशंस हैं ठीक है ना उसको आप मेंटली प्रैक्टिस करें। मेंटली कोशिश करें कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्लोज पहुंच सके। तो मेंटली आपको विदाउट पिकिंग ऑफ योर पेन ठीक है ना आपको फास्ट कैलकुलेशंस करने की प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप करनी है। तभी आप क्या है कि अननेसेसरली कैलकुलेशंस को आप अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है ना, जहां पे बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस हो गए वहां पे तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन एक हैबिट ये डेवलप करें कि मेंटली आप कैलकुलेशंस को करने की कोशिश करें। और छोटे मोटे कैलकुलेशंस के लिए आप मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज़ वगैरह नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर या मोबाइल तो यूज़ करना होता नहीं है। तो मेंटली अगर आप ये हैबिट डेवलप करते हैं कि मेंटली आप विजुलाइज कर पाएँ कैलकुलेशंस को, तो ये आपके स्पीड में काफ़ी इंप्रूवमेंट करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि
सबसे पहला आपका सोर्स होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है और इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड हम थोड़ी सी एक अलग स्ट्रेटजी हम फ्रेंड्स यहाँ पे डेवलप करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ सोर्स PYQ होना चाहिए, इवन मॉक टेस्ट पेपर्स भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसका रीजन क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये इसलिए क्योंकि आप जो है अपनी थिंकिंग को यूपीएससी के लाइन ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग अलाइन कर पाएं। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है उसके बाद जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अपने आंसर कीज जो रिलीज करते हैं उसमें सीसेट के जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है उसके आंसर्स में काफ़ी वेरिएशंस पाए जाते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन तक गलत होते हैं, 10 15 क्वेश्चन गलत आते हैं। यूपीएससी के आंसर की में कुछ और होता है और यहाँ पे कुछ और होता है, क्योंकि उनको यूपीएससी के लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं पता होती फ्रेंड। तो आप ये तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप केवल और केवल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर ठीक है ना सेलेक्ट किया है, उसको आप अच्छे से देखें, एनालाइज करें और क्यों किया है इसके पीछे आप सोचेंगे, तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी आ पाएगी फ्रेंड। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करने होंगे, और मॉक टेस्ट ऑनलाइन वाले नहीं, ऑफलाइन मोड में आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है ना। अगर आपने कोई टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है टेस्ट सीरीज, तो आप कई सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री मॉक पेपर अवेलेबल है, तो आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो जरूर प्रैक्टिस करना है। और बिफोर 1 मंथ कम से कम 5 मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें। क्यों? टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए। बेसिकली सीसेट का पेपर इतना लेंदी होता जा रहा है, लंबे लंबे पैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप एक स्ट्रेटजी डेवलप नहीं करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। तो 5 टेस्ट को अटेम्प्ट करके या 10 टेस्ट को अटेम्प्ट करके आपको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, ठीक है ना, कि कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले करना है या रीजनिंग पहले करना है या कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है, ठीक है ना। उस हिसाब से उसी एक स्ट्रेटजी के साथ अपने फाइनल पेपर को आप अटेंड कर पाएंगे। और इसको देने के बाद आप एक अपना परफॉर्मेंस शीट जरूर बनाएं, उसमें आप ये देखें कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ जा रही है, ठीक है ना। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा एक्यूरेट हैं या लॉजिकल रीजनिंग जो हो रहा है, ठीक है ना, उस सेक्शन में आप ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंशन का भी स्ट्रेटजी यहीं से निकलेगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कॉम्प्रिहेंशन को एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के हेल्प से आपको क्या करना है बेसिकली फ्रेंड्स, कि आपको फाइनल स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और चाहे मॉक टेस्ट हो या आपका फाइनल पेपर, उसमें दिस इज द की कि आपको इजी क्वेश्चंस को पिक करने हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करना है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 से 1 मिनट पता लगा हो गया, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, आपसे क्वेश्चंस नहीं, उसको तुरंत आप छोड़िए और इजी क्वेश्चंस को पिक करिए। बेसिकली फ्रेंड्स, सीसेट को क्लियर करने का तरीका है कि आप इजी से इजी कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो इसको आपको ईगो पे नहीं लेना है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करना है और इजी क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट पेपर, अब ये स्ट्रेटजी मैंने अडॉप्ट करी थी मॉक पेपर के लिए। चाहे आपको मॉक में बेसिकली मैंने इन स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस किया था और उसके बाद सेम स्ट्रेटजी को मैंने फाइनल एग्जाम में भी प्रैक्टिस किया था। तो सी फ्रेंड्स, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि कम से कम आप 60+ क्वेश्चंस 2 घंटे में अटेम्प्ट कर पाएं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप टाइम डिवाइड करें फ्रेंड्स, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट्स, करीब 1.5 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इस टाइम फ्रेम का जरूर ही ख्याल रखें। अगर 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है और आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करें और आगे बढ़ें, इजी क्वेश्चंस को पिक करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कि आपको सबसे पहले पेपर को स्किम करना है। एक बार पेपर को सारे पेजेस पलट के देखना है 1 या 2 मिनट तक, कि कहाँ पे कौन सा पोर्शन है। मेरे साथ फ्रेंड्स 2021 के पेपर में क्या हुआ था कि लास्ट पेज जो था, ठीक है ना, लास्ट पेज मैंने देखा तो था, पर क्वेश्चन करने के क्रम में एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट पेज को मैं ध्यान नहीं दे पाया और लास्ट पेज पे 7 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, और जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से थे, और वो सातों के सातों इजी क्वेश्चन थे जो मेरे से मिस हो गए थे। ये बहुत ही बड़ा मेरे से ड्रॉबैक हो गया था पेपर में। तो इसलिए मैं आपको ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पेपर स्किम करना है और 1 से 2 मिनट तक सारे क्वेश्चंस को देखने हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है, कहाँ पे रीजनिंग है। लास्ट पेज तक भी आपको पलट के देखना है ताकि आपके साथ कोई ऐसा धोखा नहीं हो। बहुत ही कॉशियस रहना है ना क्वेश्चंस को देखते समय। देन नेवर अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट।
चाहे आप इंग्लिश के कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस। कहां से आप शुरुआत करें? सबसे पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो भी सेक्शन आपको इजी लगता है उसको आप पिक करें। और मेरा सजेशन ये होगा फ्रेंड कि आप ऐसे क्वेश्चंस को पिक करें जिसमें कि लिंक्ड क्वेश्चंस हो, मतलब कि एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के बेस पे, सपोज डीआई का क्वेश्चन है या लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के बेस पे 3-4 क्वेश्चंस हैं उसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पिक करेंगे तो फायदा क्या है फ्रेंड्स कि सी अब हमारे पास 1.5 मिनट पर क्वेश्चन है, मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास 6 से 7 मिनट का टाइम है, और आपने एक बार इस क्वेश्चन को डिकोड कर दिया तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन तुरंत क्विकली हो जाते हैं। ये तीनों चारों क्वेश्चन लिंक क्वेश्चन होते हैं और क्विकली हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा हमें एडवांटेज देते हैं। तो सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चंस करने हैं लॉजिकल रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, हमें इजी और केवल इजी क्वेश्चंस को पिक करना है। ये एक आर्ट है फ्रेंड, यही आर्ट जो है आपका पेपर क्लियर करने में हेल्प करता है। तो इजी क्वेश्चंस को करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करना है। ऐसे क्वेश्चंस को जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको आप छोड़ें। यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं इस चीज को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हम इस चीज को यूज नहीं कर पाते, हम एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो इसको आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद हमें शॉर्ट पैसेजेस को प्रैक्टिस करना है। जो छोटे छोटे वाले पैसेज होते हैं उसमें से जो इजी वाले हैं उसको पहले प्रैक्टिस करना है, और लास्ट में जब आपको टाइम बचता है तब आप लॉन्ग पैसेजेस को, ठीक है ना, करने की कोशिश करोगे। लॉन्ग पैसेजेस में बेसिकली क्या है, ये मोस्ट डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग होते हैं। लंबा पैसेज होता है एक पेज का, जिसको पढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को डिकोड करने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग पैसेजेस को सबसे एंड में, ठीक है ना, मैं करता था। सबसे पहले लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद शॉर्ट पैसेजेस एंड देन लास्ट में लॉन्ग पैसेजेस, जो कि 2 या 3 ही पैसेज हो पाते थे, कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे, ठीक है ना। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए फ्रेंड्स क्या स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की फ्रेंड्स, ये आपके मॉक टेस्ट में सेम स्ट्रेटजी होगी और फाइनल एग्जाम में भी इसी के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि सबसे पहले मेरे को लॉजिकल रीजनिंग करना है, फिर शॉर्ट पैसेज करना है और फिर लॉन्ग पैसेज करना है। आगे देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन की हमारे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेसिकली क्या किया था कि केवल और केवल मैंने सीसेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन आए हुए हैं उन कॉम्प्रिहेंशंस को मैंने प्रैक्टिस करा था, और एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले मैं डेली 30 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करता था लंच के बाद, ठीक है ना। 30 मिनट्स में, ठीक है ना, मैं 5, 6 या 10 जितने भी कॉम्प्रिहेंशन हो पाए मेरे से उतने कॉम्प्रिहेंशन करने की प्रैक्टिस करता था, और मैं अपनी थिंकिंग को यूपीएससी की जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग में अलाइन करने की कोशिश करता था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सी आप अगर कॉम्प्रिहेंशन को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन किसी ना किसी पैरा से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, इनइक्वालिटी हो सकता है, डेमोक्रेसी हो सकता है, वुमेन इनइक्वालिटी हो सकता है, इन सारे टॉपिक्स पे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। किसी भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, आपके पास एक रीडिंग हैबिट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लेंथी आ रहा है, तो आपके पास रीडिंग हैबिट जरूर होनी चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आप एडिटोरियल्स, ठीक है ना, पढ़ने का हैबिट डालें, लेकिन अभी से कम 1 या 2 या 3 आर्टिकल डेली जरूर पढ़ें और उसको डिकोड करने की कोशिश करें। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशंस को इजीली सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो एडिटोरियल्स को आपको थोड़ा सा जरूर रेफर करना है, डेली 2 या 3 एडिटोरियल्स पढ़ने की हैबिट जरूर डालनी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं 2 या 3 एडिटोरियल को पढ़ने में, लेकिन ये जो रीडिंग हैबिट है वो आपको, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में क्वेश्चंस को क्विकली स्किम करने में काफी हेल्प करेगा। दूसरा, मैंने जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अलाइन योर थिंकिंग प्रोसेस एज पर यूपीएससी थिंकिंग टू करेक्ट योर कॉम्प्रिहेंशन। वाई? क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आंसर कीज में बहुत सारा आंसर वेरिएशन होता है। बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो कॉम्प्रिहेंशन अपने टेस्ट पेपर में देते हैं उनका भी आंसर जो होता है वो सही नहीं होता है बेसिकली। तो इसलिए आपको केवल और केवल यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछी हुई है और उसके बेसिस पे उसने क्या आंसर पिक किया है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो मेरा सजेशन ये होगा फ्रेंड्स कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लें और यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना, आप खुद से टिक करें कि इस कॉम्प्रिहेंशन का क्या सही आंसर है, क्योंकि मार्केट में कई सारे जो स्टडी मटेरियल, जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स गलत दिए हुए हैं। तो आप यूपीएससी के साइट पे जाएं, वहां से आंसर कीज लें, ठीक है ना, और उससे अपने क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर जो है उसमें सही ऑप्शंस को टिक करें और उसके बाद प्रैक्टिस करते समय, ठीक है ना, आप देखें कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं और यूपीएससी ने क्यों वो पर्टिकुलर ऑप्शन पिक किया है, ठीक है ना। तो इस चीज को एनालाइज करें, इससे आपकी क्या होगी, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी जो कि यूपीएससी के बिल्कुल पैरेलल होगी और एग्जाम में भी आप सही से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि रीड ऑल ऑप्शंस। जनरली हम क्या होता है, एक या दो ऑप्शंस पढ़ के लगता है हमें कि सही आंसर आ गया और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी मत कीजिए किसी भी पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो आपका या सीसेट का पेपर हो। सारे ऑप्शंस हमें एंड तक पढ़ने हैं और उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को हमें पिक करना होता है फ्रेंड। तो हो सकता है आप 2 ही ऑप्शन पढ़ें और तीसरा ऑप्शन जो हो बेस्ट पॉसिबल हो, तो इसलिए हमें सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय आंसर बेस्ड यू गिव आंसर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज ओनली। पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अलावा हमें बाहर से कोई अपना ज्ञान नहीं लगाना है, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई में हम बहुत नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं तो हम अपना बाहरी ज्ञान लगा देते हैं। तो हमें बाहरी ज्ञान नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें बस अपने पैसेज तक ही लिमिटेड रहना है। पैसेज में दिया हुआ है कि दिन है तो हमें दिन मानना है, पैसेज में दिया हुआ है कि रात है तो रात मानना है। अगर दिन को रात बोल रहा है तो रात मानिए, रात को दिन मान रहा है तो दिन मानिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो दिया हुआ है पैसेज में बस उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अलग से हमें एक्स्ट्रा स्किल नहीं यूज करनी है, अदरवाइज पैसेज हमारे गलत होते हैं। वैसे अब देखिए पैसेज सॉल्व करते समय अप्रोच क्या रखना है, हमें सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि क्विकली हम पैसेज को रीड करें और हमें थीम कैच करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैचिंग द थीम, कि टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद हमें पता, मतलब माइंड में एक इमेज डेवलप हो जानी चाहिए कि हाँ ये क्लाइमेट चेंज पे है, ठीक है ना, या ये इन्वायरमेंट पे है, या ये पॉवर्टी पे है, या डेमोक्रेसी पे है, या ह्यूमन इनइक्वालिटी पे है, या फंडामेंटल राइट्स पे है, या ड्यूटीज़ पे है। मतलब कि आप थीम आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें से ये भी डिकोड कीजिए कि इस पैसेज में बेसिकली उसके पक्ष में बात की जा रही है, विपक्ष में बात की जा रही है, मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा रहा है या नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा रहा है। और साथ साथ आप पढ़ते समय इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब जनरली मैं क्या करता था फ्रेंड्स कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था कीवर्ड्स, उसमें कहीं मैं अंडरलाइन करता था, कहीं किसी को मैं सर्कल कर देता था, ठीक है ना, किसी को ऐसे ऐसे बना देता था ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं, कि मैं क्विकली मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं कि कहां मैंने क्या अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा जो पॉइंट है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। देन लुक फॉर ऑप्शन लिंक्ड टू द पैसेज एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। बेसिकली पैसेज में जो बात कही गई है, जो ऑप्शन दिए होते हैं वो या तो उससे डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से उससे लिंक्ड होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इशारों में बात कही जाती है और आपको पिक करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज देखनी है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली दिया हो सकता है कि इनडायरेक्टली उस पैसेज में जो पॉइंट दिया हुआ है, जो आइडिया दिया हुआ है, उसको उससे वो लिंक्ड होता हो। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पैसेज से जो आपका ऑप्शन हो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में लिंक हो रहा है। और फ्रेंड्स जनरली आप देखेंगे पैसेज में पूछा जाता है कंक्लूजन, कि विच इज द बेस्ट कंक्लूजन और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव पैसेज, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा और दूसरा टाइप की जो पैसेज होते हैं वो एजम्पशन बेस्ड होते हैं। तो कंक्लूजन और एजम्पशन में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है ना, ये हो गया आपका स्टेटमेंट, है ना। अब स्टेटमेंट जो है, अगर कंक्लूजन की हम बात करें या इन्फ्रेंस की बात करें, तो कंक्लूजन या इन्फ्रेंस का मतलब होता है फॉरवर्ड थिंकिंग या फॉरवर्ड लिंकेजेस, मतलब कि ऐसा है तो इसके बेसिस पे आप क्या क्या कंक्लूड करेंगे, है ना, कि फॉरवर्ड इसका लिंकेजेस क्या आएगी, अगर ऐसा है तो इसके बेसिस पे आप क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे, फ्यूचर पॉसिबिलिटी जिसकी क्या है, क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे, क्या इससे रिजल्ट ड्रॉ कर पाएंगे। और एजम्पशन का बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स की बैकवर्ड थिंकिंग, बैकवर्ड लिंकेजेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है तो ऐसा क्या हम यहाँ पे एज्यूम करें, यहाँ पे क्या डेटा या फैक्ट हम एज्यूम करें जिससे कि हमारा ये एजम्पशन जो पैसेज है वो सही हो जाए। तो एजम्पशन मतलब कि मानना मतलब कि बैकवर्ड थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या हम मान लें, ठीक है ना, जिससे कि ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाए। तो पैसेज सॉल्व करते समय ये आप जरूर ध्यान रखिए कि आपसे कंक्लूजन पूछा जा रहा है या एजम्पशन पूछा जा रहा है। कंक्लूजन का मतलब कि इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको फॉरवर्ड थिंकिंग, फॉरवर्ड लिंकेजेस पे बात करनी है, आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। और एजम्पशन का मतलब कि ये अगर आपका प्रेजेंट है, ये अगर स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट किस एजम्पशन पे, मतलब क्या हम ऐसा डेटा या फैक्ट को कंसीडर करें जिससे कि हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाए। तो ये फ्रेंड्स मतलब होता है कंक्लूजन और एजम्पशन का। लेकिन फ्रेंड सबसे पहले आप कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस को कीजिए और एजम्पशन वाले क्वेश्चंस को इसके बाद कीजिए, क्योंकि एजम्पशन वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और जनरली ये काफ़ी, इसमें मेरी तो काफ़ी मतलब मिस्टेक्स होते थे मुझसे एजम्पशन वाले क्वेश्चंस में। बहुत ही कंसंट्रेटली क्वेश्चंस को पढ़ने पे करने पे ये क्वेश्चन सही हो पाते थे। तो आप अगर आपसे सही हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन एजम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, तो इनको सबसे
सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट करें। और एक जो आता है अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है कोरोलरी। कोरोलरी में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड की जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसको प्रूफ करना होता है विद द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, पैसेज जो दिया हुआ है, उस पैसेज के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन उसको किस ऑप्शन को पर्टिकुलरली वो प्रूव कर रहा है। तो ये होता है कोरोलरी का मतलब। तो इन मतलब्स को, इनके मीनिंग्स को आप ध्यान में रखें फ्रेंड्स, ताकि आप पैसेज सॉल्व करने में, ठीक है ना, आप क्लियर कट आइडियाज को डिड्यूस कर पाएं। तो इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि पैसेज को क्विकली पढ़ना है, थीम को आइडेंटिफाई करना है, और पॉजिटिव पक्ष में बात की जा रही है, विपक्ष में बात की जा रही है, उसको आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन कीजिए या सर्कल मार्क कीजिए या इस तरह से क्लाउड बना दीजिए, ठीक है ना, ताकि आप क्विकली जब रेफर करें पैसेज को तो आप डिफरेंशिएट कर पाएं, ठीक है। कंक्लूजन का ध्यान रखें। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड थिंकिंग, फॉरवर्ड लिंकेजेस। एजम्पशन का मतलब होता है बैकवर्ड लिंकेजेस। एंड देन कोरोलरी, मतलब कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन पैसेज। तो दिस वाज माय कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी माय फ्रेंड्स विच हैज हेल्प्ड मी। जनरली लंच के बाद ही कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करें, और जब एग्जाम आपके पास हो तो 15 दिन पहले या 20 दिन पहले कम से कम 30 मिनट डेली आप कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करें। और अगर आपके प्रैक्टिस में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में भी कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें किसी कोचिंग या मॉक कॉम्प्रिहेंशन पर रिलाई नहीं करना है, हमें यूपीएससी के थिंकिंग पर रिलाई करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यूपीएससी का पेपर देना है। तो यूपीएससी की थिंकिंग क्या है, हमें अपनी थिंकिंग को यूपीएससी की थिंकिंग के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। ये था फ्रेंड्स मेरी कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम सीसेट को क्लियर करने में हेल्प कर पाएं। और प्लीज like, subscribe, and if you have any particular doubt then comment. All right friends, thanks for watching IAS Study Solution। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।